नमस्कार और स्वागत है। आज हम 18वीं सदी के भारत के एक ऐसे तूफानी दौर में उतरने वाले हैं जहां महत्वाकांक्षा, कूटनीति और तोपों की गूंज का बोलबाला था। हमारे पास मैसूर के उदय और पतन पर एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक लेख है। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे दक्षिण भारत के इस राज्य ने पहले हैदर अली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान की अगुवाई में उस समय की सबसे बड़ी ताकत यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 40 सालों तक लोहे के चने चबवाई। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही दमदार लाइन से शुरुआत करते हैं जो हमें स्रोत में मिली। टीपू सुल्तान की हार सिर्फ उसकी अपनी त्रासदी नहीं थी, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के लिए त्रासदी थी, क्योंकि उसकी हार का मतलब था आज़ादी की लड़ाई के पहले दौर का खत्म हो जाना। ये लाइन मतलब इस पूरी कहानी का सार है। और ये समझने के लिए कि ये नौबत आई कैसे, हमें उस समय के दक्षिण भारत के माहौल को देखना होगा। वहां एक तरह का 4 वे टसल चल रहा था। मराठा, हैदराबाद की निजाम, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये चारों बड़ी ताकतें अपना दबदबा बनाने के लिए आपस में ही भिड़ रही थीं। और इन सबके बीच में था मैसूर राज्य, जो उस वक्त आर्थिक रूप से कंगाल और राजनीतिक तौर पर बेहद कमजोर था। किसी भी काबिल और मौकापरस्त सैन्य कमांडर के लिए ये उभरने का सबसे सही मौका था। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। इस पूरी उथल-पुथल के बीच हैदर अली का उदय हुआ कैसे? सुनने में आया है कि उसने तो एक मामूली घुड़सवार के तौर पर शुरुआत की थी। बिल्कुल। उस समय मैसूर के वोडियार राजा तुबस नाम के शासक थे। असली ताकत 2 भाइयों देवराज और नंजराज के हाथ में थी। लेकिन वो मराठों और निजाम के लगातार हमलों और पैसों की मांगों से राज्य को बचा नहीं पा रहे थे। यहीं पर हैदर अली ने अपनी फौजी काबिलियत और तेज दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने दिखाया कि वो एक बेहतर जनरल है, एक बेहतर रणनीतिकार है, और 1761 आते आते वो मैसूर का असली कर्ता धर्ता बन गया। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब उसने सिर्फ सत्ता ही नहीं हथियाई, बल्कि अपनी सेना को पूरी तरह से क्या कहते हैं, मॉडर्नाइज कर दिया। हाँ, मॉडर्नाइज कर दिया। स्रोत में जिक्र है कि उसने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से एक मॉडर्न हथियार खाना बनवाया। तो क्या ये कहना सही होगा कि हैदर उस वक्त के बाकी भारतीय राजाओं से ज्यादा दूर की सोच रहा था? बिल्कुल, यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। वो समझ गया था कि भविष्य तोपखाने और अनुशासन में बंधी पैदल सेना का है। डिंडीगुल में वो शस्त्रागार बनाना सिर्फ एक फैक्ट्री लगाना नहीं था, वो भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश था। सत्ता हासिल करने के बाद उसने 1761 से 63 के बीच होसकोटे, डोडबिल्लापुर, सेरा, बिडनूर जैसे कई इलाके जीते, और उसने दक्षिण भारत के पॉलीगारों यानी उन स्थानीय सरदारों को भी अपने अधीन कर लिया। लेकिन चुनौतियां तो बड़ी रही होंगी, खासकर मराठों से। वो उस समय एक बहुत बड़ी ताकत थे। सही बात है। 1761 में पानीपत की हार से उभरने के बाद पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठों ने मैसूर पर कई बार हमले किए। 1764, 1766 और 1771 में इन हमलों में हैदर को भारी नुकसान भी हुआ। उसे पैसे देकर शांति खरीदनी पड़ी, कुछ इलाके भी देने पड़े। लेकिन हैदर मौके की तलाश में था। 1772 में पेशवा माधवराव की मौत के बाद पूना में जो अंदरूनी कलह शुरू हुई, हैदर ने उसका पूरा फायदा उठाया। अच्छा। 1774 से 76 के बीच उसने न केवल अपने खोए हुए प्रदेश वापस जीते, बल्कि कृष्णा तुंगभद्रा दोआब पर भी कब्जा कर लिया। ये दोआब इलाका इतना जरूरी क्यों था? देखिए, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की जमीन, और कृष्णा तुंगभद्रा दोआब उस इलाके की सबसे उपजाऊ और रणनीतिक जमीन थी। इस पर जिसका नियंत्रण होता, उसका पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर एक तरह से दबदबा कायम हो जाता। तो हैदर ने मैसूर को तो मजबूत कर लिया, लेकिन अंग्रेज ये सब चुपचाप तो नहीं देख रहे होंगे। मुझे लगता है यहीं से टकराव की असली कहानी शुरू हुई होगी। एकदम सही। यहीं से पहले एंग्लो मैसूर युद्ध की जमीन तैयार हुई। अंग्रेजों को लगा कि हैदर की बढ़ती ताकत उनके लिए खतरा है, तो उन्होंने निजाम के साथ गठबंधन कर लिया। वे काफी भरोसे में थे, लेकिन हैदर उनसे 2 कदम आगे सोच रहा था। उसने पासा पलटा कैसे? यहीं पर हैदर की कूटनीति का कमाल दिखता है। उसने मराठों को पैसे देकर चुप करा दिया कि तुम बीच में मत आना, और निजाम को इलाके का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। तो एक तरह से डिवाइड एंड रूल की नीति, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ। बिल्कुल, उसने उनकी ही रणनीति उन्हीं पे इस्तेमाल की। लेकिन उसका सबसे बड़ा कदम था अंग्रेजी फौज को चकमा देकर सीधे मद्रास के दरवाजे पर जा पहुंचना। वाह,
मतलब अपनी सेना को लेके सीधे उनके घर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। अंग्रेजों ने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की होगी। उन्होंने क्या किया फिर? घबरा गए होंगे। बिल्कुल। मद्रास में पूरी तरह से दहशत फैल गई। नतीजा ये हुआ कि मद्रास की सरकार इतनी डर गई कि उन्हें मुंह छुपाने वाली शर्तों पर 1769 में एक संधि करनी पड़ी, जिसे मद्रास की संधि कहते हैं। इसमें तय हुआ कि दोनों एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा देंगे और एक रक्षात्मक गठबंधन बनाएंगे। रक्षात्मक गठबंधन मतलब ये कि अगर कोई तीसरी ताकत हैदर पर हमला करेगी तो अंग्रेज उसकी मदद करेंगे। ये तो एक मजबूत संधि लगती है जिसमें एक दूसरे की मदद का वादा है। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? ये गठबंधन टिका क्यों नहीं? यहीं से दूसरे युद्ध की कहानी शुरू होती है। अंग्रेजों ने अपना वादा तोड़ दिया। जब 1771 में मराठों ने मैसूर पर जोरदार हमला किया तो हैदर ने अंग्रेजों से मदद मांगी, लेकिन कंपनी ने साफ इनकार कर दिया। ये तो एक बड़ा धोखा था। बहुत बड़ा। इसके बाद हैदर ने फ्रांसीसियों से नजदीकियां बढ़ाईं। वो अपनी सेना के लिए बंदूकें, शोरा और सीसा जैसी जरूरी चीजें फ्रांसीसियों से ही लेता था, जो मालाबार तट पर स्थित फ्रांसीसी बंदरगाह माहे के जरिए मैसूर पहुंचती थी। और अंग्रेजों को फ्रांसीसी से तो पहले से ही दिक्कत थी। हाँ, तो जब अंग्रेजों ने माहे पर हमला किया, जो हैदर के संरक्षण में था, तो ये हैदर के लिए एक सीधी चुनौती थी। तो हैदर ने इसका जवाब देने के लिए फिर से एक बड़ा गठबंधन बनाया होगा। हाँ, इस बार भी उसने निजाम और मराठों को साथ लिया और जुलाई 1780 में कर्नाटक पर हमला कर दिया। उसने कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को बुरी तरह हराकर आरकोट पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस बार अंग्रेज ज्यादा सतर्क थे। हाँ, उन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल किया और निजाम और मराठों दोनों को हैदर के गठबंधन से तोड़ दिया। हैदर अकेला पड़ गया, लेकिन बहादुरी से लड़ता रहा। पोर्टो नोवो में उसे हार मिली, लेकिन अगले ही साल उसने कर्नल ब्रेथवेट की पूरी सेना को हराकर उसे बंदी बना लिया। पर फिर भी 7 दिसंबर 1782 को युद्ध के बीच में ही कैंसर से उसकी मौत हो गई। और अब कमान आ गई टीपू के हाथ में। जी, उसके बेटे टीपू ने युद्ध को 1 साल तक और खींचा, जो आखिरकार 1784 में मैंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ। इस संधि में भी बस एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटाने की बात हुई। मतलब दूसरा युद्ध भी बिना किसी खास नतीजे के समाप्त हो गया। अनिर्णायक रहा। तो अब टीपू सुल्तान मैदान में था। वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि तीसरे युद्ध तक आते आते अंग्रेजों की रणनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। क्या बदला था? बहुत कुछ बदल गया था। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आया, जो बहुत आक्रामक था। उसने टीपू को पूरी तरह से अलग थलग करने के लिए मराठों और निजाम के साथ एक ट्रिपल अलायंस बना लिया। एक त्रिपक्षीय गठबंधन। जी, टीपू भी समझ रहा था कि अंग्रेजों से एक निर्णायक लड़ाई होनी तय है, इसलिए उसने भी 1784 के बाद तुर्की और फ्रांस के राजा के पास मदद के लिए अपने दूत भेजे थे। तो इस तीसरे युद्ध की चिंगारी कहाँ से भड़की? तात्कालिक कारण क्या था? इसकी वजह बना त्रावणकोर का छोटा सा राज्य। त्रावणकोर, वो तो अंग्रेजों का सहयोगी था। हाँ, वहां के राजा ने डचों से कुछ किले खरीद लिए, जिसे टीपू ने अपनी संप्रभुता को उल्लंघन माना और अप्रैल 1790 में त्रावणकोर पर हमला कर दिया। बस अंग्रेजों को यही बहाना चाहिए था युद्ध छेड़ने के लिए। बिल्कुल। और इस बार तो कॉर्नवालिस ने खुद सेना की कमान संभाली थी। हाँ, इस बार वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। कॉर्नवालिस एक बड़ी सेना लेकर बैंगलोर पहुंचा और मार्च 1791 में उस पर कब्जा कर लिया। फिर मराठों और निजाम की सेनाओं के साथ मिलकर उसने सेरिंगापट्टम पर चढ़ाई कर दी, जो टीपू की राजधानी थी। हाँ, टीपू ने बहुत जोरदार टक्कर दी, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वो 3 ताकतों से एक साथ अकेले नहीं लड़ सकता। और इसका नतीजा टीपू के लिए बहुत ही विनाशकारी रहा होगा। हाँ, मार्च 1792 में हुई सेरिंगापट्टम की संधि बहुत अपमानजनक और कठोर थी। टीपू को अपना लगभग आधा राज्य खोना पड़ा, जिसे अंग्रेजों, मराठों और निजाम ने आपस में बांट लिया। इसके ऊपर उसे 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का युद्ध हर्जाना देने के लिए मजबूर किया गया। 3 करोड़ रुपए उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। और कॉर्नवालिस की एक लाइन उस समय की ब्रिटिश सोच को साफ दिखाती है। उसने कहा था, हमने अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाए बिना अपने दुश्मन को असरदार तरीके से अपाहिज कर दिया है। अपने दोस्त भी ज्यादा ताकतवर ना हो जाएं। तो इस संधि के बाद टीपू कमजोर जरूर हुआ, लेकिन खत्म नहीं। लगता है आखिरी कील लॉर्ड वेलेस्ली के आने से ठुकी। सही पकड़े। लॉर्ड वेलेस्ली एक कट्टर साम्राज्यवादी था। वो चाहता था कि भारत के सभी राज्य या तो अंग्रेजों के अधीन हो जाएं, या फिर उन्हें नक्शे से मिटा दिया जाए। हाँ, इसी मकसद से वो अपनी सहायक संधि प्रणाली
यानी सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम लेकर आया था। ये सहायक संधि प्रणाली सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, जैसे कोई मदद कर रहा हो, पर असल में ये था क्या? यही तो अंग्रेजों का जाल था। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई कहे, आपके घर में चोरों का डर है तो मैं अपने बॉडीगार्ड आपके घर में रख देता हूं, बस आप उनके रहने खाने का इंतजाम कर देना। अच्छा। भारतीय राजाओं से कहा जाता था कि हम आपकी बाहरी हमलों से सुरक्षा करेंगे, बस हमारी एक सेना की टुकड़ी को अपने राज्य में रखो और उसका सारा खर्चा उठाओ। पर असल में ये राजा के हाथ से उसकी विदेश नीति और सैन्य ताकत छीनने का एक तरीका था। धीरे धीरे वो राजा अपनी ही राजधानी में कैदी बनकर रह जाता था। और वेलेस्ली ने टीपू को इसी जाल में फंसाना चाहा। हाँ, लेकिन टीपू इसके लिए तैयार नहीं था, तो वेलेस्ली ने दूसरा रास्ता अपनाया। उससे पूरी तरह से मिटा देने का। बिल्कुल। उसने टीपू पर इल्जाम लगाया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों, अफगानों और तुर्कों के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। टीपू ने सफाई दी कि उसने सिर्फ कुछ फ्रांसीसी कारीगरों और नौकरों को काम पर रखा है, लेकिन वेलेस्ली को तो बस एक बहाना चाहिए था। और फिर चौथा और आखिरी एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। पिछले युद्धों के मुकाबले ये कितना अलग था? ये युद्ध बहुत छोटा और बहुत तेज था। कितना? सिर्फ 17 दिन। बस 17 दिन? ये तो बहुत तेजी से हुआ। क्या टीपू ने आखिर तक टक्कर नहीं दी? उसने आखिरी सांस तक लड़ाई की। 17 अप्रैल 1799 को युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी थी और उन्हें निजाम का भी साथ था, लेकिन टीपू ने हार नहीं मानी। कहते हैं कि जब 4 मई को सेरिंगापट्टनम का किला गिरा तो उसकी लाश किले के एक दरवाजे पर मिली, हाथ में तलवार लिए हुए। ये सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये एक पूरे प्रतिरोध का अंत था। हाँ। और मैसूर का क्या हुआ? टीपू के परिवार को वेल्लोर में नजरबंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने कनारा, कोयम्बटूर, वायनाड जैसे सभी महत्वपूर्ण और अमीर इलाकों पर कब्जा कर लिया। कुछ इलाके निजाम को इनाम के तौर पर दिए गए और मैसूर के बचे-खुचे हिस्से की गद्दी पर पुराने हिंदू शाही परिवार के एक छोटे बच्चे को बिठाकर उस पर वही सहायक संधि थोप दी गई। तो मैसूर की आजादी का इतिहास उसी दिन खत्म हो गया। उसी दिन खत्म हो गया। तो मैसूर की ये कहानी हैदर और टीपू जैसे 2 असाधारण नेताओं की कहानी है, जिन्होंने अपनी सैन्य सूझबूझ और कूटनीति से एक उभरती हुई साम्राज्यवादी ताकत को कड़ी चुनौती दी। और साथ ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी की रणनीतिक और निर्मम सोच को भी दिखाती है कि वो अपना राज फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और ये हमें हमारी चर्चा की शुरुआती लाइन पर वापस ले आता है। मैसूर का पतन सिर्फ एक राज्य का अंत नहीं था, ये अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत में चल रहे प्रतिरोध के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसने प्रभावी रूप से आजादी की लड़ाई के पहले दौर को समाप्त कर दिया। इसके बाद अगले कई दशकों तक अंग्रेजों को इतनी बड़ी और संगठित चुनौती नहीं मिली। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है। ये स्रोत हमें सैन्य लड़ाइयों, संधियों और कूटनीतिक दांवपेच के बारे में तो बताते हैं, लेकिन हैदर और टीपू, इन 2 शासकों के राज में मैसूर की अंदरूनी हालत कैसी रही होगी? क्या उनका शासन आम लोगों में लोकप्रिय था? और इन लगातार चल रही लड़ाइयों का राज्य के आम किसानों और कारीगरों पर क्या असर पड़ रहा होगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।